नशा एक ऐसी लानत है जो सुकून के धोखे से शुरू होती है और ज़िंदगी की बर्बादी पर ख़त्म होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। इस्लाम में जिन कामों की शिद्दत से मजम्मत की गई है और जिनसे मना किया गया है उनमें से नशा सहरे फहरिस्त है। नशा कैसे ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है, आज के प्रोग्राम में शामिल ये दो कहानियाँ होश उड़ा देने वाली हैं। नशे की बदमस्ती इंसान से वो कुछ करवा जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। नशा सिर्फ बुराई ही नहीं बल्कि बुराइयों की जड़ है और महज एक गुनाह ही नहीं बल्कि सैकड़ों गुनाहों का सरचश्मा है। इस्लाम के नज़दीक नशा क्या है, नशे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, नशा करने वाला कैसे अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करता है, किसी को नशे पर लगाने वाले के बारे में मजहब क्या कहता है, इन सवालात के जवाबात भी जानेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पहली अलमनाक कहानी की जानिब। कराची की मॉडल फरहीन ताजी की मौत का दर्दनाक वाकया। के भाई ने इकबाल ने बताया कि मॉडलिंग वगैरह करती है। लड़की की लाश ठिकाने लगाने वाले क्या कत्ल में भी मुलव्विस हैं? खुर्रम, हुआ क्या है पता है? आप अल्लाह से नहीं डरे, आप उस लाश से डर गए। हंसती मुस्कुराती जिंदगी से भरपूर ये लड़की है कराची की फरहीन ताजी, लेकिन अफसोस इस मुस्कुराती जिंदगी को मौत निकल गई और पुलिस तहवील में आए इन तीनों मुल्जिमान में दरमियान खड़ा शख्स है खुर्रम सुल्तान, जिसके बारे में ये कहा गया कि ये दोस्त है फरहीन ताजी का। खुर्रम सुल्तान के दाएं बाएं खड़े उसके दोनों दोस्त काशिफ और अशरफ पर भी लगा है इल्जाम, फरहीन ताजी की लाश ठिकाने लगाने का इल्जाम। किसको मालूम था कि अजीजाबाद की इस गली में एक लड़की की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही होगी। मेन सड़क से गली में मुड़ती मोटर बाइक और उसके पीछे जाती गाड़ी को मुमकिन है राहगीरों ने सरसरी तौर पर देखा हो, लेकिन देखने वाली आंखें गाड़ी के अंदर पड़ी लाश को भला कैसे देखती। 14 मई की रात अजीजाबाद के इलाके में आखिर क्या हुआ था? खुर्रम सुल्तान और फरहीन ताजी के बीच था कौन सा रिश्ता? क्या वाकई फरहीन ताजी नामी लड़की एक मॉडल गर्ल थी और पार्टीज एंजॉय करना उसके लिए मामूल की बात थी? फरहीन ताजी घर से गायब थी तो कराची पुलिस के पास क्यों नहीं थी उसकी गुमशुदगी की कोई इत्तला? खुर्रम और फरहीन दोनों आदी थे आइस के नशे के, तो क्या आइस के नशे ने दोनों को किया बर्बाद? कैसे हुई लावारिस लाश की शनाख्त? सीसीटीवी फुटेज से खुला कौन सा राज? क्या है आइस का नशा और किस कदर है तबाहकुन? डांस पार्टी से तालीमी इदारों तक कैसे तबाही फैला रहा है ये जहर? वालिदैन कैसे बचा सकते हैं अपने बच्चों को आइस के नशे से? क्या वाकई फरहीन ताजी की मौत की वजह आइस का नशा है या फिर इन मुल्जिमान ने उसे उतारा है मौत के घाट? अकल को दंग कर देने वाला है आज का इंकशाफ। मोहलिक नशे के गिर्द घूमती इस दर्दनाक कहानी की तरफ बढ़ने से पहले इस नुक्ते पर गौर करना भी जरूरी है कि आजकल लोग ऐसी बहुत सारी नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें वो सिरे से नशा तसव्वुर ही नहीं करते। तो आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम के नज़दीक नशा क्या है, नशे में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। हर वो चीज़ के जो इंसान की अकल पर पर्दा डाल दे और सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाए, उसको कहेंगे कि वो नशा आवर चीज़ है। और हर नशा आवर चीज़ को कुरान अज़ीज़ ने हराम करार दिया है, सुन्नत मुबारका के अंदर हराम है और इसके बारे में सज़ा भी मुकर्रर कर दी गई है हमारे फ़ुक़हा की तरफ से, लेकिन उसका इजरा करवाना वो रियासत की ज़िम्मेदारी है। ये तमाम तर तफासील जितनी हैं वो सारी की सारी हमारे यहाँ एंटी नारकोटिक्स जो इदारा है उनकी तफसील के अंदर मौजूद है, वहाँ से देखे जा सकते हैं और वही इदारा जो है वो इसके बारे में इजरा भी करवाएगा इस सज़ा। दीगर नशा आवर चीज़ों के साथ साथ हमारे मुल्क में अब आइस नामी नशे का भी इजाफा हो गया है जो कि नौजवान नस्ल के लिए जहर कातिल से कम नहीं। फरहीन ताजी की अलमनाक मौत आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। तो मैं अजीज़ाबाद थाने में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर खालिद अवान साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब, ये कहाँ से वाक़या शुरू हुआ, कब इत्ला मिली और ये माजरा क्या है सारा? तकरीबन रात
9:30 बजे के टाइम हमें ये 15 के ज़रिए कॉल मौसूल हुई कि जी एक डेड बॉडी अननाउन एक खातून की यहाँ बंगोरिया गोट में गोदाम वाली गली है जिसमें गत्ते के गोदाम वगैरह हैं, वहाँ सुनसान गली में एक डेड बॉडी पड़ी है। इस इत्तला पर SHO साहब हम ज़रिए मोबाइल अपने मुलाजमान वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक डेड बॉडी हमने वहाँ देखी। वहाँ पे उसका जो है हमने मौके पे जो है जो एविडेंस होते हैं वहाँ शवाहिद वगैरह हमने वो इकट्ठे किए सारे। ये लावारिस लाश किसकी थी? पूरे कराची शहर में किसी को खबर न थी। हाँ, अलबत्ता इस शहर में 3 लोग ऐसे जरूर थे जिन्हें पहचान थी इस लावारिस लाश की। खुर्रम सुल्तान और उसके 2 दोस्त जानते थे कि किसकी है ये लाश। 14 मई की CCTV फुटेज में मोटरसाइकिल सवार कोई और नहीं बल्कि काशिफ था और पीछे आने वाली वो गाड़ी जिसमें लाश को छुपा कर रखा गया था उसमें सवार दोनों अफराद खुर्रम सुल्तान और उसका दोस्त अशरफ थे। इस वक्त मेरे साथ दोनों मुबैना मुल्जिमान मौजूद हैं। एक का नाम है खुर्रम, एक है अशरफ। के जो तीसरे साथी हैं काशिफ जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है, वो भी साथ नहीं है। क्या माजरा है, क्या मामला है? खुर्रम से जानते हैं। खुर्रम क्या उम्र है? 45. फरहीन ताजी को कब से जानते हैं? I hardly knew her since 10 तारीख या 11 तारीख probably. उससे पहले नहीं जानते मैं थे? नहीं जानता था उससे पहले उसको। तो कैसे तारुफ हुआ? किसी एक फ्रेंड ने तारुफ करवाया था। वो फ्रेंड उसका और मेरा म्यूचुअल फ्रेंड था, लेकिन हमारी कभी आपस में उसके थ्रू मुलाकात नहीं हुई। उस फ्रेंड का नाम क्या था? उसका नाम नबील था। उसने मुझे बोला कि यार ये एक फ्रेंड है, शी इज़ लाइक नीडी, शी राइट नाउ इमीडिएटली नीड ए रेजिडेंस, कि उसको कहीं माइग्रेट करवाना है। वो जब मुझसे मिलने आई है रात में, उसने अपना मसला मुझे मैं बताया। थोड़ा क्लियर कर दूं जो ऑडियंस है कि फरहीन जो थी वो उनका अपना घर तो मेरे ख्याल यहीं पे नाज़मा पापोश नगर में है, लेकिन वो अकेले दोस्तों के साथ DHA में मुकीम थी एक अपार्टमेंट में तौहीद कमर्शियल पर, और वहाँ पर वो दोस्तों के साथ रहती थी और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं मार्केटिंग की उसके अंदर वो कोई जॉब वगैरह करती थी। फरहीन ताजी मार्केटिंग एक्टिविटीज करती थी या उसका ताल्लुक मॉडलिंग और शोबिस के साथ था? इस बात का इंकशाफ हम पर बाद में हुआ। खातून की डेड बॉडी जरिए छिपा एम्बुलेंस थाने ले आए। थाने लाने के बाद हम डेड बॉडी का, क्योंकि वो अननाउन थी डेड बॉडी, हमने उसका जो है बायोमेट्रिक के ज़रिए जो है पता चला। बायोमेट्रिक के जरिए शनाख्त हो गई कि किसकी थी ये लाश। उन्होंने सुबह मतलब बायोमेट्रिक हमें उसकी तफसील मिली तो उसमें मतवफ़िया का जो नाम था वो फरहीन ताजी, दुख्तर मोहम्मद रफ़ी, उम्र 28 साल। यूं दोस्त के रेफरेंस से खुर्रम सुल्तान और फरहीन ताजी की हुई पहली मुलाकात। काफी देर चलती रही गपशप। उसके बाद वो गई है घर। मैंने उसे ड्रॉप करवाया है अपनी गाड़ी, नहीं तौहीद पे। आपका जो है ऑनलाइन टैक्सी का बिजनेस है? बिजनेस है। मैं 3-4 गाड़ियाँ स्टाफ से भी चलवाते हैं, खुद भी चलाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जी नेक्स्ट नाइट शी ट्राई टू अप्रोच मी। मैंने बोला अब आप बताएं क्या है। उन्होंने बोला मैं यहाँ मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा सा मेरा सामान है। वो उसने बोला कि अगर मुझे 2-3 दिन आप रखने की इजाज़त दें, 2-3 दिन अकोमोडेट कर दें। मुलाकात में कोई किसी को ऐसे ही नहीं रूम दे देता। वो बहुत पोलाइट, हम्बल, बहुत अच्छी लड़की लगी एंड आई वॉज फील लाइक हेल्पिंग हर। फरहीन ताजी यकीनी तौर पर एक अच्छे मिजाज की लड़की थी। उसकी तस्वीर बता रही हैं कि वो किस कदर खुशगवार अंदाज में जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसे एक मोहलिक नशे की लत भी थी और ये नशा कोई और नहीं, वही खौफनाक नशा है जो पार्टी से तालीमी इदारों तक बड़ी तेजी के साथ हर जगह पंजे गाड़ रहा है। केमिकल होता है जिसे मेथएम्फेटामाइन कहते हैं, उस केमिकल से ये तैयार होती है। ये एक ख़तरनाक नशा है और जो कि तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके इस्तेमाल के फ़ौरन बाद जो आपको इसकी रीज़न्स होते हैं जो समझ में आते हैं कि जब ये कोई इंसान लेता है तो उसको क्या क्या महसूस करता है, उसमें नंबर 1 पे ये है कि उसको नींद नहीं आती, जो कि 12 to 48 आवर्स तक वो जाग सकता है। हम ड्रग यूज़ करते हैं तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन जो है ये उस पर डायरेक्ट जाकर इफ़ेक्ट करती है और डोपामाइन वो वाला न्यूरोट्रांसमीटर है जो खुशी के जज्बात पैदा करता है, अच्छा हाई फील करवाता है आपको। मगर होता क्या है, उन घंटों के बाद डिक्लाइन भी इतनी तेज़ी से होता है, ठीक है। जहाँ से वो नेचुरल प्रोसेस होता है ना डोपामाइन का, वो एक्टिव हो रहे होते हैं, ये ड्रग उनको ब्लॉक कर देती है, ठीक है। एक बार लेने से, 2 बार लेने से आगे जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाते हैं तो मरीज़ चाहता है कि वही वाली फीलिंग हर वक्त वो महसूस हो, वो खुशी, वो हाई, वो अलर्टनेस। फिर क्या होता है कि उस मकदार से वो मज़ा नहीं आ रहा होता, फिर वो मकदार को बढ़ाता है।
आइस का नशा है किस कदर खतरनाक। आइस की लत ने मॉडल गर्ल की जिंदगी को किस तरह मुश्किलात से किया दो चार। आइस का नशा कैसे करता है जिंदगियां बर्बाद, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे मुआशरे में कम उम्र अफराद नशा बतौर फैशन अपनाते हैं और पुख्ता उम्र के अफराद वक्ती सकून पाने के लिए मंशियात का सहारा लेते हैं। नशा वक्ती तौर पर सकून तो देता है, लेकिन उसके बाद ये आदत मजबूरी बन जाती है जिसको कोशिश के बावजूद छोड़ना मुमकिन नहीं रहता। आखिर ऐसा क्यों होता है? फरहीन ताजी की कहानी हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। फरहीन एक मॉडल थी और मॉडलिंग और शोबिस की दुनिया ही उसके लिए सब कुछ थी। उसका रहने सहने का अंदाज और मामूल वही था जो चकाचौंध करने वाली इस दुनिया का होता है। नेक्स्ट नाइट फिर हमारी एक छोटी सी सेटिंग हुई है, उसमें मैंने उसको पूछा है भाई आपके मसाइल, उसने फिर अपने थोड़े से मसाइल बताए। मुझे पता ये लगा उसकी बातों से भी कि वहाँ डेली पार्टी होती है, वो एक्सटेसी वगैरह यूज होती है वहाँ पे। एक्सटेसी एक पिल होती है, में रहते हैं वहाँ पर वहाँ डेली पार्टी होती है, डेली एक्सटेसी यूज होती है। फिर उसने बताया यहाँ आइस भी यूज होती है। फिर उसने मेरे सामने उसने दिखाया भी वो बापूर एक फनल होता है, आजकल वो सब बच्चे बच्चियाँ इसमें लगे हुए हैं, सारी नेशन इसमें लगी हुई है। इंतहाई अलार्मिंग है ये सूरत हाल। आइस का नशा नौजवान नस्ल को कर रहा है तबाह बर्बाद। इसे पार्टी ड्रग कहा जाता था पहले, ठीक है। तो जैसे नाइट पार्टीज़ में या डांस पार्टीज़ में यंगस्टर इसको यूज़ कर रहे हैं, उनको वहाँ पे टुनने, अलर्ट होकर इंजॉय करना, एक्टिव होना था। जहाँ ज़्यादातर आपने जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में देखा है कि स्टूडेंट्स का इसकी तरफ रुझान बढ़ा है, तो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम से पहले टुन होने की बजाय वो अलर्ट होना ज़्यादा प्रेफर करता है कि अगर कोई ऐसी ड्रग दी जाए जिससे नींद ना आए। आइस का नशा कैसे फाड़ कर रख देता है दिलो दिमाग की शरियानें। होश उड़ाने वाला है ये अगला इंकशाफ। आदमी जब इतना ज़्यादा ड्रेन आउट करेगा and he is or she is not taking water intake, पानी भी नहीं ले रहे और डिहाइड्रेट भी हो सकते हैं और भी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, फिर दरवाज़ा नॉक किया घर आके, फिर क्या हुआ देखा? मुझे उसने जवाब नहीं दिया। मैंने रूम हल्का सा खोला, मैंने अंदर झांका है, मुझे अंदर जाना है, गैर अखलाकी लगा। मैंने झांका है, शी वॉज लाइक स्नोरिंग रिदमिक, कोई अनयूजुअल नहीं लगा। यानी वो खराटे ले रही थी बिल्कुल बिल्कुल। बकौल मुल्जिम के फरहीन ने उस वक्त आइस का नशा कर रखा था। आकाश उस वक्त फरहीन को अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उसकी जान बच जाती, क्योंकि बाद में जब मुल्जिम को शक हुआ और वो अंदर गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोला और मैंने उसको देखा है एंड द वेरी फर्स्ट ग्लांस आई रियलाइज दैट शी इज़ नो मोर। और वो एक बिल्कुल डार्क हो गई थी, काली पड़ गई थी। वो गरीब उसके मतलब मैं क्या बताऊँ, वो इतनी गोरी चिट्टी बहुत लवली सी लड़की और वो अचानक से इतनी डार्क और मतलब ख़त्म हुई थी। ठीक है, उसके बाद सर मैंने कुछ चेक किया, नब्ज चेक की कुछ? मैं उसके करीब गया, मैंने उसको आई ट्राई टू फील द रिदम ऑफ द ब्रेथ, देयर वाज नो ब्रेथ। मैंने उसके सीने पे सर रखा है, मैंने उसकी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था, मैं सिर्फ नज़रें चुरा रहा था कि ये नहीं है। मैंने उसके सीने पे सर रखा है, कोई धड़कन नहीं थी। मैंने उसकी नब्ज़ देखी है, नब्ज़ नहीं थी। मैंने उसको पंप करना शुरू किया। मैं द वेरी फर्स्ट आई पम्प्ड हर एंड द ब्लड केम आउट फ्रॉम हर नोज़ एंड देन आई जस्ट गेट बैक एंड उस वक्त बस मेरे औसान ख़त्म हुए हैं। वहाँ नहीं, घर में आए हुए मेहमान को अगर कुछ हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए ना कि आप कोई मेडिकल टीम बुलाएं, एम्बुलेंस बुलवाएं, कोई ऐसी चीज़ करें। दैट वाज द मोस्ट मतलब ज़िंदगी की इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है मेरी कि मैं उस पर बाकी की ज़िंदगी सिर्फ पछता सकता हूँ। रात ये लोग थे नहीं, उस रात ये नहीं थे, उस रात ये नहीं थे। इनको सिर्फ खुर्रम ने, जब ये एक्सपायर हो गई, खुर्रम के बकौल कि ये जब एक्सपायर हुई मैं घबरा गया, तो मैं अकेला तो बॉडी को उठा के ले जा नहीं सकता था क्योंकि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे इसका घर है। तो इसने क्या किया कि इनकी मदद के लिए इनको बुलाया। तो इसके दोस्तों ने इसको ये मशवरा दिया कि अभी दिन का टाइम है, ऐसा करें अभी शाम को अफ्तार हो जाएगी, अफ्तार का टाइम ऐसा होगा, रोड सन्नाटा होगा, लोग नहीं होंगे, और जगह का इंतखाब जो है काशिफ और अशरफ इन लोगों ने बताया। गली में कहां और कैसे फेंका गया फरहीन ताजी की लाश को? हक़ाइक़ की खोज में टीम इंकशाफ इस जगह पर भी गई। इस
गली का इंतखाब किया कि यहाँ पर सन्नाटा है हाँ। और अगर हम यहाँ डेड बॉडी को फेंकेंगे तो ये एक तो हम लाए इसको डिफेंस व्यू से यहाँ पर हैं तो वो तो सुराग ही मिलना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कि एक नामालूम लाश होगी। नामालूम लाश होगी और उसको जो है नामालूम ही डिस्पोज कर दिया। और उन्होंने कोई आइडेंटिटी भी साथ नहीं छोड़ी थी कि कोई पर्स, कोई मोबाइल, कुछ पता हो? टोटली सिर्फ वो जो लिबास खातून ने पहना हुआ था वो था और एक उसमें चादर में लिपटी हुई थी, जो बेड की ठीक। चादर होती उस चादर में लिपटी और ये लाश ला के यहाँ, ये गेट है गोदाम का, डायमंड गोदाम के नाम से ये गोदाम है। हाँ। इसके बिल्कुल सामने ये यहाँ पर लाश को रख यहाँ के रखा चले है। गए। ये आज ये ज़मीन पे यहीं पर ही बिल्कुल ये जहाँ आपको जगह नज़र आ रही है गेट के बिल्कुल सामने यहाँ पड़ी थी। डेड बॉडी आपको जब मिली तो उस पर किसी किस्म के शवाहिद थे कि उस पर तशद्दुद हुआ है? डेड बॉडी देखें, जब हमने शिफ्ट की अब्बासी हॉस्पिटल एज ए पोस्टमार्टम के लिए तो लेडी एमएलओ ने ये कहा है कि अभी तो ज़ाहिरी इसके ऊपर कोई तशद्दुद का निशान नहीं हुआ। पाया गया। क्या ये मुमकिन है कि इस खातून का किसी भी किस्म के साथ जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया होगा या रेप हुआ या कोई ऐसी चीज़ वो पता चली? नहीं, ऐसी पोस्टमार्टम है वो बात भी अभी नहीं नहीं आ रही सामने। बताएं क्या सबक सीखा और इस वक्त जो हमारी यूथ स्पेशली इस बहुत ही ख़तरनाक चीज़ का शिकार होती चली जा रही है। स्कूल कॉलेज में इसकी वजह से लोगों की बच्चियों की जान चली जाती है सिर्फ इसके थोड़े से एक्सेसिव अब्यूज़ से। क्या कहेंगे उनको आइस के ऊपर एक ऐसा पैगाम? इसको मत यूज़ करो, खुदा का वास्ता, ये आपको वो नहीं रहने देगी जो आप थे। आप वो नहीं रह पाओगे, आपकी टोटल मेंटल हेल्थ चेंज हो जाएगी। वो एक बहुत हम्बल, पोलाइट, बहुत बाअखलाक लड़की थी, मगर वो सालों से घर से बाहर थी इस आइस की वजह, क्योंकि चीज़ें वक्त के साथ खुलती रही हैं तो पता लगता रहे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे बच्चों, मैं 45 हूँ, बच्चों बोल सकता हूँ 20-22 साल के जितनी भी यूथ है उसको, ठीक है, ट्राई टू स्टे अवे प्लीज़। ट्राई टू नहीं, यू हैव टू स्टे अवे। ट्रेन अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं आइस जैसे नशे से और कैसे रह सकते हैं बाखबर? जरा गौर से सुनिएगा न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का ये इंतहाई अहम जवाब। पिक्चर ये है कि जैसे कि अगर इसका इंटेक हुआ हो तो आपको जैसे बताया 2 से 3 दिन तक ना भूख लग रही है, ना नींद आ रही है, अलर्टनेस इतनी हुई है। और दूसरा ये है कि जब आप देखते हैं कि अचानक से 3 दिन बहुत तेज़ी वाले हैं और 3 दिन अगले ऐसे या 2 दिन ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल स्लो हो गया है। अब दोबारा से नींद डिस्टर्ब है, चीज़ें प्रॉपर रूटीन में नहीं कर रहा है, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, उसका स्टमक भी अपसेट हो सकता है इन सारी चीज़ों से। तो अगर ऐसी अलामात उनको नज़र आती हैं तो फिर उनको बैठकर अपने बच्चे से बात करने की ज़रूरत है ताकि वो जान सके कि वो किस तरह के मसाइल से गुजर रहे हैं। याद रखिए, जब हम माशरे में बढ़ती बुराइयों पर चुप साध लेते हैं तो ये खतरा कल को हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। आइस का नशा कैसे दोस्त को दोस्त का दुश्मन बनाता है? आइस का नशा क्या इंसान को कत्ल करने पर उकसाता है? किसी को नशे पर लगाने वाले के बारे में हमारा मजहब क्या कहता है? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मंशियात का इस्तेमाल इतनी बुरी आदत है कि इंसान से हर जायज़ और नाजायज़ काम करवा लेती है, चाहे वो किसी बेगुनाह इंसान का कत्ल ही क्यों ना हो। अगर जराइम के वाक़यात को देखा जाए तो जराइम पेशा अफराद की अक्सरियत नशे का इस्तेमाल करती है। ये दूसरी कहानी भी चौंका देने वाली। 3 मासूम बच्चों के बाप की दर्दनाक हलाकत। ये कपड़ा भी नीचे बिछा हुआ था और इसके ऊपर इनके बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और खून खुश्क हो चुका हुआ था। दरगाह पर इकट्ठे दुआएं मांगने वाले क्यों बने जानी दुश्मन? एक गोली यहाँ पे रख के मारी है, यहाँ से निकली है। पानी सप्लाई करने वालों को कैसे खून में नहलाया गया? गोली मारी हमारे अब्बू को, बच्चे सारी रात दिन को ऐसे बैठ के रोते। इब्राहिम के साथ क्या हुआ? वो तो एक मोहब्बतें बांटने वाला हर दिल अजीज नौजवान था। इन 3 मासूम बच्चों को क्यों जल्लादों ने बाप के साये से महरूम कर दिया? कौन हुआ पानी का टैंकर चलाने वाले इब्राहिम के खून का प्यासा? दरगाह पर इकट्ठे दुआएं मांगने वाले क्यों बने एक दूसरे के जानी दुश्मन? दोस्तों की महफिल में कैसे हुआ दुश्मनी का आगाज? इब्राहिम से हुई ऐसी कौन सी खता कि दोस्त हो गया गजबनाक? टीम इंकशाफ हक़ाइक़ की खोज में निकली तो इस कहानी की कड़ियां भी मंशियात से जुड़ी थीं। ये बात समझ से बालातर है कि हमारा मजहब जिस चीज़ को हराम और नापाक करार देता है, हम क्यों उसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं? ये नशा करने वाला ऐसे ही है जैसे मिसाल के तौर पे ख़ुद तो वो अपने ज़हनी सुकून के लिए ऐसा करता है, हालांकि ये शरआन भी ममनू है, अखलाकन भी ममनू है। इसके ज़रिए से देखें अपना घर बार
अहलो अयाल अहल खाना, वो सारे के सारे इसके साथ वक्त गुजारने से, इसके साथ बैठने से, उठने से, गुफ्तगू करने से वो महरूम हुए। और ये भी अपने अहल खाना के साथ जो हक़ बनता था वक्त गुजारने का, उससे महरूम हुआ है। दुनिया भी गई और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की बारगाह में शरीयत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के सबब से जिस वक्त ये सज़ा पाएगा तो फिर आखिरत की भी बर्बादी होगी इसके। जैकब आबाद का रिहायशी ये खानदान रोजगार की तलाश में जैकब आबाद से कराची मुंतकिल हुआ, लेकिन इस खानदान को खबर न थी कि रोशनियों के शहर में उनकी जिंदगियों में अंधेरे भर जाएंगे। आप उस दिन अस्पताल साथ गई थी? जी हाँ, हम लोग रश्के पे गए हुए थे। रक्षे पे गए थे आप? थी ये मेरी सास थी, और आप ये थी? मेरी बाजी थी। अच्छा, आप सब लोग गए थे? जी 3 लोग गए थे। 3 लोग ये थे और चौथा इब्राहिम था। जी हाँ। तो आपने तो रास्ते में उसको फोन आ रहे थे? जी बार बार जाते वक्त भी फोन आ रहे थे, बार बार और तो आते क्या वक्त- बात कर रहा था वो? बस वो पूछ रहे थे कहाँ, बोले कि मैं रास्ते पे दादी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। बोला कब तक लगाओगे? जैसे बोले दादी को फारिग हो जाता हूँ मैं आ जाता हूँ। फिर रास्ते पे थोड़ी दादी की तबीयत खराब, फिर रश्का रुका, फिर जाके इसके फ़ोन है इब्राहिम कहाँ पे? बोला मैं आ रहा हूँ। बोलते फिर जल्दी घर पे पहुँचो तो फिर हमें बताना। जैसे घर पहुँचा है तो वो खाना भी नहीं खाया उन्होंने। 2:30 बजे जैसे घर पे पहुँचा दोपहर का है, वक्त था। दोपहर का टाइम था। दादी को उसने लेटाया, लेटाने के बाद फ़ौरन बाहर चला गया। और ये बता के गया कहाँ पे जा रहा है, कितनी देर में वापस आ रहा है? नहीं, किसी को भी नहीं पता। तो नॉर्मली उसकी रूटीन थी इस तरह जाने की? नहीं, किसी कभी भी नहीं थी। मैंने आपको बताया उस दिन छुट्टी की थी सिर्फ दादी की वजह से, जो इनकी दादी की तबीयत ख़राब थी। फिर ये 2:30 बजे फिर दोस्तों ने बुलाया कि फिर ये लोग गए वो चिलगज़ी पे। वो भी हमने तस्वीरें देखी, ये भी हमें मालूम नहीं थी क्योंकि व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेजी गई थी। कहाँ पर गए थे ये? चिलगज़ी पे। चिलगज़ी के है ये एक मज़ार है यहाँ पर। ये है उस दरगाह पर बनाई गई उस रोज की तस्वीर और वीडियोस जिसमें इब्राहिम को दोस्तों के हमराह देखा जा सकता है। ये वीडियोस बनवाते वक्त इब्राहिम के वहमो गुमान में भी ना था कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। आइस का नशा वजह बना इस खूनी वारदात की। आखिर उस दिन क्या हुआ, ये जानने के लिए टीम इंकशाफ जाए वक़ुआ पर पहुंची तो कई खौफनाक सच्चाइयां सामने आई। उस बैठक में जहां पर ये साबिर, वसीम, नासिर, इब्राहिम के साथ मौजूद थे, जहां पर मुबैना तौर पर आइस का नशा हो रहा था और वहां पर क्या हालात थे, क्या चीज़ें थीं, और जो उनके वालिद मेरे साथ थे और ये उस वक्त वहीं पर ख़ुद पहुंचे थे सबसे पहले वहां पर देखने जब उसको गोली मार दी गई थी। तो वहां पर आपको लेकर चलते हैं और फिर वहां पर एक जो दोस्त हैं जिसको जाकर साबिर ने उठाया था सबसे पहले, अशरफ, जो कि पहले वहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। तो पहले आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं। जाए वक़ुआ पर खेला गया कौन सा हौलनाक खेल, बुरे दोस्तों की सोहबत कैसे अपनों को खून के आंसू रुला देती है, आइस का नशा कैसे अपनों और गैरों की पहचान मिटा देता है, किसी को नशे की लत पर लगाने वाले इंसान के बारे में हमारा मजहब क्या कहता है, ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लोग किस कदर जालिम हैं। मंशियात फरोशी का मकरू धंधा करने वालों को ज़रा बराबर एहसास नहीं कि यह नशा कितने घर उजाड़ेगा, कितने घरों में सफ़े मातम बर्पा करेगा। जिस तरह अगर कोई शख्स किसी बंदे को नेकी की तरफ राग़िब करता है तो उसको नेकी करने वाले का भी सवाब मिलता है। इसी तरह अगर कोई शख्स गुनाह करने वाले किसी शख्स को गुनाह पर माइल करेगा तो गुनाह पर माइल करने वाला, उसकी तरफ तवज्जो और रग़बत दिलाने वाला भी उसी तरह सज़ा का मुस्तहिक होगा जिस तरह वो गुनाह का इर्तिकाब करने वाला सज़ा का मुस्तहिक होगा। जहाँ नशा बेचने वालों का धंधा उरूज पर है, वहीं नशा करने वालों की तादाद भी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। 3 बच्चों के बाप को भी बुरे दोस्तों की सोहबत ले डूबी। ये वो जगह है जहाँ पर वो इस कमरे में बैठ के जो है वो मुबैना तौर पर आइस का नशा किया करते थे लोग। ये बैठक है जी, तो यहाँ बैठते थे वो। अच्छा, आप भी उस दिन साथ थे जब ये सब कुछ हुआ, उससे पहले चले गए थे? मैं सर पहले चले गया था। पहले चला गया था। आप क्या करते हो अशर?
सही मैं करता हूँ, खेती बाड़ी करता खेती बाड़ी करते हैं। जी, जी। तो आप किसके दोस्त थे? इब्राहिम के दोस्त थे, नासिर के, साबिर के? हूँ। मेरे ये पड़ोसी सारे थे इधर के, ये भी मौले के हैं, वो भी मेरा पड़ोसी हो इब्राहिम। सारे मेरा- पड़ोसी हैं आप हाँ, लोग? मेरा इब्राहिम पड़ोसी ज़्यादा है। इब्राहिम ज़्यादा पड़ोसी है। जी भाई। अच्छा, उस दिन आप जब आए थे यहाँ पर तो क्या माहौल था? आपस में कोई लड़ाई हो रही थी या सही थे, आराम से सब? सही थे, सही तो क्या नशा हो रहा था उस दिन यहाँ पर? पता नहीं सही। फिर मैंने वो साबिर भाग के आया, मैंने भाई को बोला भाई को बता। साबिर तुम्हारे पास आता है? साबिर जब आया। तुम 9:30 बजे यहाँ से गए थे? मैंने सही, मैं मगरब से पहले क्या, मैं नमाज पे गया था। अच्छा, वो लोग यहाँ बैठे हुए थे? बैठे थे। तो क्या माहौल था? सही थे, सही कुछ भी नहीं, झगड़ा नहीं। तो कभी कोई में झगड़ा हुआ है वैसे? कुछ भी नहीं सही। मेरे को 6 महीने हुए हैं, तो मैंने कभी भी उसको झगड़ा सिस्टम इब्राहिम को नहीं करते कुछ देखा? भी नहीं देखा सही। तो नासिर तो नहीं झगड़ता? नहीं सही, नासिर के नहीं, मैंने किसी देखो ना उसको, तो महामारी कभी होता है वो तो मैंने देखा नहीं। भाइयों जैसा प्यार था और कोई लड़ाई झगड़ा ना था, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? क्या ये शख्स ऑन कैमरा कुछ छुपा रहा था? ये सब गहरे दोस्त थे, तो फिर क्यों खेली गई खून की होली? क्या इसके नशे में मुल्जिम को कोई मुगालता लगा? जब आप पहुंचे हैं तो वो यहाँ पर आपका बेटा पड़ा हुआ था? नीचे पड़ा हुआ था, नीचे ये रिली बिछा हुई थी, ये भी खून से लथपथ है अभी। अच्छा, ये रली आप देख सकते हैं, ये नीचे बिछी हुई थी, खून में लथपथ है। ये कपड़ा भी नीचे बिछा हुआ था और उसके ऊपर इनके बेटे की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और खून खुश्क हो चुका हुआ था। खून खुश्क हो चुका था। फिर ये बचे हैं मेरे, इन्होंने उठा के ये कितनी गोलियां मारी थी? गोली लगी कहाँ थी? एक गोली यहाँ पे रख के मारी है, यहाँ से निकली हुई, रख के ऊपर मारी है। इधर निशान था चोट का, इस जगह पे चोट का निशान था, इसने बट मारे हैं। मार के फिर एक ने पकड़ा है, दूसरे ने पकड़ा है, इसको लेटा के इधर रख के। उस वक्त किस नशे की कैफियत में था? क्या हुआ था? कोई छोटी सी बात किसी को बुरी लग जाए तो किस तरह से गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, ये तो हमने सारी बातें की। और फिर यही हुआ उधर भी कि वो आपस में बैठे हुए थे, हंसी मजाक हो रहा था, उसमें कोई मजाक हुआ, कोई छोटी सी बात थी जो बुरी लगी और उस पर पहले उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी चोट का निशान था, यहाँ पर भी बट मारे गए थे और फिर उसके बाद यहाँ रख के गोली चलाई गई जो यहाँ से लगी और इस तरफ से पार हो गई, यानी कि मेक श्योर किया गया कि जान चली जाए। ये बहुत और अभी जैसे कि अशर यहाँ बता रहे हैं कि कोई दुश्मनी भी नहीं थी, आपस में दोस्ती थी, हंसी मजाक भी करते थे, साथ में बैठ के नशे भी करते थे, लेकिन बात यहाँ तक पहुँच जाएगी ये तो शायद इब्राहिम ने भी नहीं सोचा था। इब्राहिम के वालिद जो यहाँ पर खड़े, इनका आके कहना था कि जब हम आए हैं तो खून खुश्क हो चुका हुआ था, तो इसका मतलब है 2 से 3 घंटे गुजर गए थे जब ये सारा वाक़या हुआ था। अशर भी उनके साथ मौजूद थे, लेकिन अशर जो थे मगरिब और इशा के दरमियान यहाँ से जा चुके थे और जो भी कुछ हुआ वो उसके बाद हुआ। और उनके मुताबिक यहाँ पर ये लोग चर्स एविडेंस कुछ मिले कि चर्स भी पी रहे थे और इसके अलावा जो आइस का नशा था और जिसको ये तरियाक कह रहे हैं वो भी यहाँ पर किया जा रहा था। तो उसी कैफियत में जो कुछ हुआ, उसी कैफियत में ये सब कैसे हुआ? आइस का नशा कैसे इंसानी जहन को माउफ कर देता है, ये इंकशाफ भी आपको हिला कर रख देगा। मंशियात हैं या सब्सटेंसेस हैं, उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ब्रेन का जो डिसीजन मेकिंग जो सेंटर है, ठीक है, वो भी काफ़ी हद तक इम्पेयर्ड हो जाता है। तो वो जो एक प्रैक्टिकल डिसीजंस होते हैं, सही और गलत का जो एक फ़र्क है, वो करने की जो सलाहियत होती है वो भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो सकती है। और इसके साथ वो इसलिए क्योंकि CNS डिप्रेसेंट हो सकते हैं। CNS डिप्रेसेंट मीन्स कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो कि काफ़ी हद तक उन चीज़ों को करने का ज़िम्मेदार है जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो हमारे सही और गलत के फ़ैसले करने के लिए जो चीज़ें या जो सोच ज़रूरत होती है सोच की, तो उस लिहाज से उसको वो सप्रेस करती है। वाकई नशा और ख़ास कर आइस का नशा इंसान को जहनी तौर पर इतना मफलूज कर देता है कि किसी दूसरे इंसान पर गोली चलाते वक्त उसे ये एहसास तक नहीं होता कि वह हकीकी ज़िंदगी में किसी की जान ले रहा है। ड्रग्स इसलिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो जो है उनको अपने फैमिली से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने में और दूसरों में वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त और वो प्यार मोहब्बत और उनके जो रिश्तों की अपनाइयत है, उसका जो फ़र्क है कि ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है, इसका ये इस चीज़ का जो फ़र्क है वो किसी हद तक कहीं ना कहीं फेड आउट होने लगता है जब आप क्रोनिक ड्रग यूज़र हो जाते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पुलिस ने जो कुछ टीम इंकशाफ को बताया वो चौंका देने वाला था। इसका कहना है कि मुझे नहीं समझ में आया उस वक्त कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त जो है इनकी किसी बात पे जो है एकदम
तल्ख कलामी हुई, थोड़ा सा फड्डा भी हुआ जो पुलिस का मौक़िफ़ है कि उसके बाद उसने इससे कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और इन्हीं बातों के दौरान में जो है उसने उसको दिल पे गोली रख के फायर चला दिया। गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि इसके 3 छोटे छोटे बच्चे, 1 साल का बेटा है, दूसरा 2.5 साल का बेटा है और ये 5 साल की बेटी है। बेटा फिर भी बाप के लिए रोता रहता है। दोबारा इसकी बीवी 5 महीने माँ की प्रेग्नेंट है वो। अच्छा, इब्राहिम की जो वाइफ है प्रेग्नेंट है वो, उसकी कंडीशन ऐसी कि उसको होश ही नहीं आ रहा। वो अभी इद्दत में बैठी हुई है, वो रो रो के इस हालत में, इसको कोई होश नहीं है, कोई बात करने का पता नहीं, उसको कुछ बच्चों का पता नहीं। बच्चे उठ के बार बार यही कहते हैं कि हमारा बाप का, हम इनके लिए बाप कहाँ से लेके, हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहते। ये उसकी बेटी बार बार दरवाजे पे रुक के कहती है कि अम्मी हमारे अब्बू को मार दिया गया है, गोली मारी है हमारे अब्बू को। बच्चे सारी रात दिन को ऐसे बैठ के रोते हैं। इनके अब्बू आते हैं, इनके पास जाते हैं, इनके लिए हम अब्बू कहाँ से लेके आए। हम अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। खुदारा कभी नशे को मजाक में भी इस्तेमाल ना कीजिए, और ना ही कभी नशा करने वाले या नशा बेचने वाले इंसान के साथ दोस्ती रखिए, क्योंकि एक दफ़ा अगर आप इनके चक्कर में पड़कर नशे के आदी बन गए तो फिर इख्तिताम सिर्फ तबाही और बर्बादी पर होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।